हाय एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा दिन से कमेंट आ रहा था, है ना, कि लाइक अभी भी यूट्यूब पर जो एसएसटी का है ना कंटेंट है, लाइक सीटेट का जो पेपर 2 है ना, या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा पीपीटी के थ्रू शॉर्ट नोट देखने को। बट यहाँ पे मैं सारी बुक एक एक चैप्टर वाइज कवर कराऊंगा, है ना, सो दैट अगर हर एक वीडियो के थ्रू अगर आप कंप्लीट करते हैं तो एनसीईआरटी में 6 to 8 पहले यहाँ पे कवर कराऊंगा। देन उसके बाद अगर टाइम मिलता है और आप लोगों का जो रिस्पांस होगा थ्रू द कमेंट कि लाइक हाँ जैसे मैं करा रहा हूँ सब सही है और आप अच्छे से नोट वगैरह बना पा रहे हैं, तो फिर मैं इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा, 12 तक ले जाऊंगा। बट पहला मेरा मोटो है कि 6 to 8 तक ही कवर कराऊं, है ना। और उसके बाद आप लोग का जो रिस्पांस होगा थ्रू द कमेंट जरूर बताइएगा, सो दैट मैं कैरी करूंगा। अदरवाइज मैं शॉर्ट नोट के थ्रू इसे पढ़ाऊंगा, है ना। क्योंकि शॉर्ट नोट में होता क्या है, सब लोग को बिलीव नहीं होता कि लाइक जितने भी कंटेंट रखा गया है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है या भी सच में एनसीईआरटी में इंक्लूड है या नहीं है। तो इसलिए मैं सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बुक के थ्रू करा दूंगा। हालांकि मैं इसमें चैप्टर 1 कराऊंगा और ये हिंदी की एनसीईआरटी है ना। जो सोर्स है एनसीईआरटी का और जो हमारा अतीत है ना। तो यहाँ पे मैं क्लास 6 का कराऊंगा, ठीक है गाइज, क्लास 6 है ना। और उसमें जो अध्याय 1 है, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, है ना, तो आपको दिखेगा अध्याय 1 प्रारंभिक कथन जो है, इसमें क्या कब कहाँ और कैसे, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा गाइज। तो आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज हर एक चीज को कवर करेंगे। हालांकि सीटेट में इस बार का जो पेपर 2 है, बहुत लोग डिस्क्वालीफाई इसलिए हुए क्योंकि 7 से 8 ही % लोग पास हुए हैं। इसका रीजन यही रहा कि मतलब पूरा कंप्लीटली ये एनसीईआरटी से और डेप्थ में पूछा है, लाइन वाइज लाइंस, तो आप हम लोग किसी भी लाइन को स्किप नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे लाइटली हर एक लाइन को पढ़ाऊंगा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा या फिर अंडरलाइन कर दूंगा, सो दैट जब आप वीडियो देखें तो अपना एक पेन कॉपी लेकर के बैठे और अपना नोट, एक शॉर्ट नोट खुद बना लें, है ना। तो एक बार आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे और सेकेंड टाइम आप रिवीजन करते समय अपने शॉर्ट नोट से आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो 2x पे करके देख सकते हैं। वैसे मेरी जो वॉइस है खुद ही लाइक 2x पे करेंगे तो कुछ ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही इतना फास्ट बोलता हूँ। तो कोशिश रहे कि आप नॉर्मल पे ही देखें, लेकिन शॉर्ट नोट जरूर बनाए बनाते मतलब आप देखते समय इस वीडियो को। तब हम लोग शुरू करते हैं गाइज। किसी भी एग्जाम में जैसे DSSS भी है आपका, है ना, या फिर सीटेट है, सुपर टेट है, यूपीटेट, कहीं भी जहाँ पे आपका लाइक जीके जीएस पूछता है ना, तो कहीं ना कहीं जरूर ये कवर करेगा। और जो चीजें कुछ लेटेस्ट से भी रिलेट करेंगी उसको भी मैं कवर करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इसमें एक दिया है कि रशीदा का सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक मतलब सुर्खी पे पड़ी। 100 साल पहले, है ना, वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, है ना। वो कह रहे हैं कि वो सोच रही है कि वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कैसे पता लगाएं, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। हाँ, जैसे कि पहले के लोग जो बुजुर्ग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, अगर उन्होंने कुछ देखा है तो आप क्या करते थे पहले, अगर मान लीजिए कोई मतलब छात्र है, अगर वो क्लास 2 और 3 में है, फिर भी जो बूढ़े लोगों से बात करता था, है ना, तो वो बहुत सारी चीजें अतीत की बता देते थे। अतीत मीन पहले का, है ना, कि क्या हैपन हुआ है, जो भी वो देखे रहते थे। तो वो आपका सोर्स क्या हो जाता था, आपके जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ आप मतलब बातें करके भी पहले की चीजें जान सकते थे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ गाइस, सो दैट आप क्लियर देख पाओ, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा अब। ओके, हाँ। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये आपकी हेडलाइन है, ठीक है, सॉरी हेडिंग है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हाँ, एक चीज और, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि ये मैं ऑलरेडी जानता हूँ, लेकिन लिटरली यहीं से आपके सीटेट के एग्जाम में जो पेपर 2 का है एसएसटी का, उसमें से यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और बाकी भी एग्जाम में देखने में बहुत छोटी छोटी लाइन लगेगी, लेकिन अगर आप कवर करते हैं तो जरूर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक मतलब होता है जो शिकारी शिकार करते हैं ना, पशुपालकों, कृषकों, शासकों और व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों और कलाकारों, संगीतकारों या फिर
वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। मतलब ये कह रहा है कि इसके थ्रू हम लोग क्या सारी चीज़ें जान सकते हैं कि पहले के लोग, है ना, कौन-सी कहानियाँ सुनते थे, क्या खेलते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। सारी चीज़ें मतलब यहाँ से हम लोग कवर कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं यहाँ पे। और आखेटक ये ध्यान रखिएगा, कहीं-कहीं आपको शिकारियों नहीं दिखेगा दिखेगा, आपको आखेटक बोल देगा। तो जो शिकारी करते हैं, जो शिकार करते हैं ना, उन्हें आखेटक बोला जाता है। आगे, लोग कहाँ रहते हैं? हालाँकि गाइस देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट कर दिया हूँ। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसे मैं ऑलरेडी हाइलाइट कर दिया हूँ हाइलाइटर के थ्रू, और बाकी चीज़ों को मैं लाइटली लेते मतलब पढ़ाते चला जा रहा हूँ, ठीक है? लोग कहाँ रहते थे, है ना? तो मानचित्र, अब इसमें मैं मानचित्र का भी हेल्प लूँगा सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ये पर्पज़ है इस एनसीईआरटी को कवर करने का कि आपका टू द पॉइंट क्लियर हो, है ना? कोई भी चीज़ ना छूटे और आपको एक बिलीव भी बना रहे कि मैं एनसीईआरटी से ही कवर करा रहा हूँ, कोई अदर सोर्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ, है ना? बिकॉज़ अगर मैं अभी एक शॉर्ट नोट पीपीटी के थ्रू पढ़ाता, तो सबका यही कंसर्न होता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं और से एनसीईआरटी का सोर्स ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ से कोशिश किया हूँ कि एनसीईआरटी की बुक से ही कवर करूँ। अब लोग कहाँ रहते थे? अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि मानचित्र 1 में पृष्ठ संख्या 2 पे कह रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब हम लोग सीधे क्या करेंगे, मैप पे विजिट करेंगे और वहाँ पे देखेंगे नर्मदा नदी है कहाँ, है ना गाइज़? तो यहाँ पे देखिए, मैं ऑलरेडी इसको हाइलाइट किया हूँ। ये क्या है? नर्मदा नदी यहाँ पे। अब इससे आपको एक क्लैरिटी होगी कि आप मैप पे जब देख लेते हैं ना, तो ये कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है थ्रू द मानचित्र। जैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा देखिए, एक मानचित्र का मैंने ये बनाया ना, देख लीजिए। यहाँ पे है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो आपको डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, दिशा का, कि इधर को ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसके अकॉर्डिंग अब अभी कभी इसमें बोलेगा, है ना, कि आप इस पहाड़ी का पता लगाओ, वो किस डायरेक्शन में है। तो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे ना। तो कह रहे कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो क्या करते थे? आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे, है ना? तो यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर, किस नदी के? नर्मदा नदी के तट पे, है ना, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक, ये ध्यान रखिएगा, ये जो संग्राहक वर्ड किया है, संग्राहक मतलब क्या होता है? इकट्ठा करने वाले। जो कुशल संग्राहक थे, जो बहुत अच्छे से किसी भी चीज को, लाइक खाने पाने जो खाने पीने की चीजें हैं या फिर फल वगैरह हैं, जो भी चीजें, उसे अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संग्राहक बोलते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर, है ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, हाँ, ओके। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों का उपजाना आरंभ किया। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये गाइस, कि लाइक इसमें बोला गया है कि 8000 वर्ष पूर्व, है ना, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले किस चीज का फसल का उपज किया गया था? तो गेहूं है आपका, और सेकंड पे आपका जौ है। तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोट, जो शॉर्ट नोट बना रहे हैं, है ना। और इसमें एक चीज बोला, उत्तर पश्चिम की सुलेमान तथा किरथर पहाड़ी। आइए हम लोग मैप में देखते हैं। उत्तर पश्चिम में जो ये देखिए, आपका जो किरथर है और सुलेमान है, राइट, इसको मैं इधर करता हूँ। आपका ये दिख रहा है किरथर और ये है सुलेमान। हालांकि अब ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाक में, है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं। तो उत्तर, अब अगर अगर मैप में देखा जाए तो ऐसे, ये रहा आपका उत्तर और ये पश्चिम। अब बीच में आपका क्या पड़ गया? उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम, है ना। तो वो चीज अब मैप पे मैंने क्लियर कर दिया। आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गाइज ये वीडियो लंबा होगा, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। आगे तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो अब मैं आपको बता दिया। फिर यहाँ पे गेहूं जौ की बात हो गई। फिर आगे कह रहा है उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो मतलब भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब आते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में, जब उत्तर पूर्व में चलेंगे, है ना, तो कह रहा है गारो, गारो पहाड़ी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है उत्तर पूर्व में, है ना। और विंध्य जो है, विंध्य पहाड़ी यहाँ पे आपको मिड में दिख रहा है, ओके।
आते आगे देखते हैं। फिर कह रहा है ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले चावल कहाँ उपज किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था, आपके गया था स्थान विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल का उपज किया गया था। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो गारो पहाड़ी है वो कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व में। हुबहू क्वेश्चन ऐसे सीटेट के सेकेंड पेपर में एसएसटी के पूछते हैं कि जो गारो पहाड़ी है वो उसकी जो डायरेक्शन दिशा क्या है, आप बोलेंगे उत्तर पूर्व। या फिर ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकते हैं कि उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन डिफरेंट रहेंगे, उसमें से एक गारो भी रहेगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और बहुत सारी इसमें क्वेश्चन है, जैसे आप अगर आगे इसमें देगा तो आप मैप से कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंधु नदी, सिंधु नदी की कौन कौन सहायक नदी है, तो आपका झेलम है, चिनाब है, रावी नदी है, सतलुज है ना, ये सारी नदियां भी क्या है सिंधु नदी के। यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रही है, इसके क्या है, इसके सहायक नदी यमुना है, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की क्या है, यमुना ही है, चंबल है, ये सोन है। तो आप इस मैप को देख सकते हैं, इसको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा गाइज, तो जिनको पढ़ना है आप वहां से रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानचित्र पर सिंध तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मतलब सिंध का मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना, सिंध का और उसकी सहायक नदी। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए गंगा नदी, उसमें अभी मैं आपको यहाँ दिखा दिया है ना, ये सिंध की सहायक नदी है जो यहाँ पे बता दिया। जैसे सहायक नदी वो होती हैं जैसे ये सारी नदियां आके क्या हो रही हैं, इस सिंधु नदी में मिल रही हैं। जब छोटी छोटी नदियां किसी बड़ी नदी में या किसी भी नदी में जाके मिलती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग सहायक नदी बोलते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर क्या, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर मतलब फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाके में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, है ना। कब हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। यहाँ पे कह रहा है गंगा और इसकी जो सहायक नदी सोन नदी है उसका आप पता लगाइए। आइए हम लोग एक बार मैप में फिर देखते हैं, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है ना इस मैप का। तो जो गंगा है आप देख लीजिए, यहाँ पे गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी है सोन नदी है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर कह रहा है गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि गंगा के तो दक्षिण वाला जो भाग है ना, उसका जो आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में उसे क्या बोला जाता था, मगध। आज की मतलब वर्तमान में अब उसे बिहार बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था, सो दैट मैं इसलिए इसके अंडरलाइन कर दिया, आप इसे नोट भी कर सकते हैं गाइस, कि जो पूछेगा कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास है ना जो है वो कौन सा मतलब जो प्राचीन काल में उसे मगध बोला जाता था, आज के दिनों में से बिहार बोला जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, फिर क्या, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों है ना, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण। अब यहाँ पे एक चीज और बोला है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, यहाँ पे बात हो रही है, तो यात्रा से भी क्वेश्चन आता है। तो कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा का जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। हाँ, ये पूछेगा कि ये क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, तो कभी लोग काम की वजह से जाते थे, या फिर जो कोई आप मतलब आपदाएं होती है ना, आपदाएं मीन्स लाइक जैसे भूकंप आ गया है ना, बहुत बड़े तूफान वगैरह आ गए है ना, बाढ़ आ गए, तो इनकी वजह से क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारियों कभी काफिले में तो कभी जहाजों के अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ये भी है, जब उनकी सेनाएं मतलब लड़ाई लगती थी है ना, तो वो सेना भी क्या होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करती थी। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जैसे आज भी है ना, अगर आप मान लीजिए टीचर बनते हैं ना, तो आप रह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में है ना, बट आपकी जो जॉब लगती है मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी पे लगती है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाकर ही तो पढ़ाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जो धार्मिक गुरु होते थे लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की इच्छा हमें है ना उत्सुकता वर्ष मतलब जिसे बहुत ज्यादा
उत्साहित हो जाते थे, है ना। तो आगे क्या, हाँ, रोचक स्थानों के मतलब हाँ, खोजने की चाह में जो उत्साहवश वो क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है। बिल्कुल, जब जैसे मान लीजिए आप यूपी में रह रहे हैं, अगर आप अभी गुजरात में जाते हैं तो वहाँ का जो रहन सहन है, जो उनका विचार है, हाव भाव है, उस सारी चीजों से आप परिचित होंगे होंगे कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उत्साहित होते थे कि एक दूसरे का विचार जानने के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो क्या करते थे, जाया करते थे। फिर आगे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अभी तो ये पहले की यात्रा की बात कर रहा था, आप कह रहे हैं आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं, है ना। तो आप सभी लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आपने भर भर के यात्राएं की हैं, ट्रेन से, बस से, है ना, अपने साधन से। अगर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि आपने यात्रा क्यों करते हैं, तो एक बार आराम से बैठिए 2 मिनट के लिए और इस पे विचार कीजिए, है ना। तो थोड़ा-सा मैं इसको स्किप करता हूँ गाइस, बिकॉज़ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कि एक बार फिर से मानचित्र को देखो। जैसे इसमें कह रहा है पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालाँकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर कर सके, वे पर्वतों की ऊँचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस बस गए, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत लोग क्या किए कि जैसे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए, और आने के बाद वहीं पे क्या करे, वो निवास करने लगे, मतलब रह गए, है ना। आगे, इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं समृद्धि किया। इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ गाइस, वेट, या इस आवागमन ने हमारी मतलब सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि किया। बिल्कुल समृद्धि करेगा, कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब आप विजिट करते हैं, तो आप अपनी संस्कृति के बारे में जाकर बताते हैं और उनकी संस्कृति के बारे में सीखते भी हैं। कई कई कह रहे कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे, है ना। आगे कह रहे हैं देश के नाम, हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है ना, भारत और इंडिया। कुछ लोग भारतवर्ष से इंडिया कह रहे हैं कि नहीं ये भारत ही है, कोई कह रहे हैं इंडिया ही है ना। तो इस पे तो हम लोग को बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए, जो कि आप देख लीजिए, है ना, कि देश का नाम जो है ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में कवर किया गया है। इसमें कह रहे हैं अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, है ना। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है ना। जो इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, जिसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में कह रहा है कि आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, है ना। तो यूनानियों ने सिंधु को हिदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत, फिर यहाँ पे भरत नहीं लिखा गया है, सॉरी, भारत नहीं, यहाँ पे क्या है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो भरत नाम का जो प्रयोग है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष, थोड़ा सा 3500 वर्ष पुरानी है, कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ पे मिलता है, कृत ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, और इसके बाद ही क्या होने लगा, इसका प्रयोग देश के नाम पे होने लगा। आई होप आप लोग गाइज क्लियर होगा कि इंडिया का नाम या कहाँ से मिला आपको, है ना। तो इसमें एक 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत मतलब क्या होता है पता है, लाइक मतलब पहले के, मतलब जो भी चीजें घटित हुई हैं 2 साल 3 साल 10 साल, है ना, हजारों साल पहले, तो वो सब क्या है, अतीत हो गए। जो बीत गया वो क्या हो गया, अतीत है। तो इसके बारे में हम कैसे जानेंगे, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हैं गाइज कि अतीत की जानकारी या अतीत के स्रोत। अब जितनी भी सारी चीजें मैं इसमें पढ़ाऊंगा, आप उसमें राइट डाउन कर सकते हैं कि अतीत के क्या क्या स्रोत हैं, सो दैट आपको एग्जाम में पूछेगा, है ना। अगर कहीं मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव भी होता है ना, एस्से राइटिंग भी होती है, तो इसमें से आप कुछ मटेरियल चुरा सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है ना। सबसे बड़ी तरीका ये है कि आप पुस्तकों में पढ़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे कह रहे हैं ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है पांडुलिपि होता क्या है।
जो पुस्तकें क्या की जाती हैं, हाथों से लिखी जाती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, है ना, आजकल ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे ही आप मैन्युस्क्रिप्ट का नाम का प्रोनाउंसिएशन करेंगे, बहुत तेजी से सब लोग समझ जाते हैं, बट पांडुलिपि कहने पे थोड़ा सा सहम जाते हैं कि क्या होता है पांडुलिपि। सिंपली मैं कहूंगा ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। इसका थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। आगे मैन्युस्क्रिप्ट भी आपको क्लियर हो गया। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है ना, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर शो भी कर दिया। एक चीज इसका एडवांटेज है गाइस, जब मैं शॉर्ट लाइक पीपीटी के थ्रू पढ़ाता हूँ तो ये आपको जो ये फिगर है उतना एग्जैक्टली नहीं शो कर पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितने अच्छे से दिखा गया है कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों पे, मान लीजिए ताड़पत्र है, ठीक है, अथवा हिमालय क्षेत्र के उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ होते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा नाम, कि जो पांडुलिपि बनाई जाती है वो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र जो होते हैं, लिखी मतलब लिखी मिलती है। जैसे देखिए लिखा गया है ना, ये पांडुलिपि है, इस पे क्या किया है, ये कुछ अक्षर लिखे गए हैं, हालांकि मैं इसको पढ़ नहीं सकता, बट ये पढ़ा जा सकता है ना, सो दैट इसीलिए तो लिखा गया। आगे हम लोग देखते हैं। सो गाइज एक एक यहाँ पे लाइन जो है आप देखते जाइएगा, क्योंकि इस बार का जो सीटेट का पेपर था ना, एग्जैक्टली यहीं से उठाया था, है ना। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहना इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था तथा कुछ नष्ट कर दी गई। यहाँ पे देखिए आप इसको पढ़ सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं, ये ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया हूँ गाइस। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में, है ना। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ये क्वेश्चन पूछता है ना, कि जो प्राकृतिक भाषा का है उसका प्रयोग कौन करता था, तो आम लोग करते थे, ठीक है। आगे कह रहा है, अब यहाँ पे अभिलेख की बात आई है। बहुत लोग के जैसे पांडुलिपि था वहां तो आपको बता दिया, अब अभिलेख क्या होते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण के लिए मिलते हैं, है ना, थोड़ा सा। तो फिर जैसे कह रहे हैं हम अभिलेखों का देख लीजिए थोड़ा, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे, या फिर गेट दरवाजा चिपका दीजिए, हो जाएगा, इसको चिपका दीजिए, हो जाएगा। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत, जैसे पांडुलिपि होती है वो क्या होते हैं, पत्रों पे लिखा जाता है, जो पत्ते होते हैं। बट जो अभिलेख है ना, वो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा जाता था। जैसे यहाँ पे आपको मैं शो करता हूँ, जैसे आज ये पत्थर दिख रहा है आपको ना, इस पे देखिए लिखा गया है ना। तो जब आप पत्रों पे लिखते हैं तो उसे पांडुलिपि बोला जाता है ना, और जब पत्थरों पे लिखा जाता है तो उसे अभिलेख। तो अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, धातुओं पे भी लिखा जाता है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि उत्कीर्ण किए गए मिलते। उत्कीर्ण मतलब क्या होता है, उस पे लिखना, है ना, यही होता है। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके अथवा उनका पालन कर सके, है ना। तो आप डिटेल में भी इसे पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं शो कर दिया। आगे कह रहे हैं, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। गाइज प्लीज सोच के बताइएगा इसमें क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है। अपना प्लीज कॉमन सेंस लगाइएगा, देन मेरे को बताइएगा, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विकविद, ये क्वेश्चन पूछता है कि जो पुरानी वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं, पुरातात्विकविद कहलाता है। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, आप इस चित्र को देख सकते हैं, का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा, है ना, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर और पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों ढूंढते हैं, हाँ बिल्कुल, सो दैट उनको क्या मिले, एक क्लियर कट
जो वो खोजना चाहते हैं वो उनको मिल सके, है ना। तो यहाँ पे सॉरी, पुरातात्विकविद चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेषों बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में मतलब बचे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई चीजें मान लीजिए लकड़ी जल रही है तो कुछ जला हुआ बचा रहता है, और इससे जो मछलियां वगैरह हैं इनकी हड्डियों से ये भी पता चलता है कि पहले के लोग क्या खाते थे, है ना। क्या पुरातात्विकविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आप ये थोड़ा सोच के बताइएगा कि जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं तो क्या उनके कपड़ों के भी अवशेष मिले हैं या नहीं मिले हैं। कह रहा है पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय क्या मतलब किस वर्ड का यूज करते थे? स्रोत, है ना। क्या बताएंगे आप? स्रोत। आगे चलते हैं हम लोग ने। देन नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं अतीत एक या अनेक, है ना। क्या कह रहे हैं? अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक को, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लूंगा, यहाँ चल रहा है, सही है। कह रहा है क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? या अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। बिल्कुल, नो डाउट। आगे कह रहे हैं जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, है ना। ये क्वेश्चन पूछता है उदाहरण के लिए आज, थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ गाइस। ये क्वेश्चन पूछता है ना, आप इसको देख सकते हैं। ओके, हाँ, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन किससे करते हैं? मछलियां पकड़ करके, मतलब शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे कह रहा है कि अंडमान द्वीप में आज भी लोग क्या करते हैं? मछलियों को अपना भोजन बनाते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल अपने से अपना भोजन मतलब जो भोजन करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग इधर हैं तो अपना क्या करते हैं, जैसे फसल उगाते हैं, है ना। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लोग डिफरेंट डिफरेंट भोजन पे डिपेंड रहते हैं। तो ये यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे एक चीज़ और, जबकि शिकारी मछुआरे मतलब संग्राहक, संग्राहक मतलब जो सामान को इकट्ठा करता है, खाने पीने वाली चीज़ हो गई या कोई भी चीज़। कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। हाँ, इसी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो भी विजय जैसे हो गया ना अभिलेखों के द्वारा या पांडुलिपियों के द्वारा, जो भी उनको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता था उसे वो राइट डाउन कर लेते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पहले लड़ाइयां लड़ी गई थी शासकों के द्वारा, उसे हम कैसे जान पाते हैं, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। जबकि शिकारियों, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालकों जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें अपने उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है ना। जो मछुआरे वगैरह होते थे उनको इतना इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता था। बस उनको अपने भोजन से मतलब होता था, खाने पीने घूमने फिरने, बस इसी में वो इन्वॉल्व रहते थे, है ना। लेकिन जो शासक है तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का ध्यान देता था। तो उसके जो रीति रिवाज हैं और फिर जो उनका रहन सहन है, जो खान पान है, जो पहनावे हैं, उन सारी चीजों को क्या करता था, अपना कहीं एक मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स पांडुलिपियों पे या फिर अभिलेखों पे अच्छे से राइट डाउन करा देता था कि आगे की जो जनरेशन आएगी उसे पढ़े, जाने और समझे, है ना। लेकिन इससे मछुआरों शिकारियों को उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तिथियों का क्या मतलब है? अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह की कोई और विशेष मतलब वर्ष बताओगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई तुमसे तिथि विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओ। कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है।
हाँ, ईसा मसीह का जो इसमें है ना, आप लोग जैसे बीसी वगैरह, अभी इसमें मैं बात करूंगा उसका, है ना, जो यहाँ पे वेट मिनट, हाँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ मैं, सो दैट आपको दिख सके। वेट गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा अभी। हम्म, इसको देखेंगे सो दैट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता, राइट। जैसे यहाँ पे इतिहास और तिथियां, है ना, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं आप बीसी दिख रहा होगा, बीसीई दिखता होगा, है ना, तो सारी चीजें इसमें कह रहे हैं। अंग्रेजी में बीसी शब्द हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, है ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, है ना, कि इस ईसा से पूर्व की बात की जाए तो आप बीसी बोलेंगे उसे। कभी कभी इसे बीसीई बीसीई बोलता है, बिफोर कॉमन एरा। कभी इसे बीपी बोलता है, मतलब बिफोर प्रेजेंट, मतलब अभी जो चल रहा है इससे पहले की बात। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में लिखा होता है ना, एडी लिखा होता है, ठीक है। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह मतलब सी का भी यूज होता है, तथा बीसी, है ना, जैसे आपको मैं अभी बताया, जैसे बीसी और सीई, है ना, कि जगह में बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व ये क्या हुआ था? आरंभ हुआ था पहले। थोड़ा सा मैं इसे पूरा करता हूँ। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी, है ना, बीपी की मैंने अभी बताया कि लाइक बिफोर प्रेजेंट अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले, जो भी चल रहा है उससे पहले की बात हो रही है। और इसमें कह रहा है पृष्ठ 3 पे मतलब दो तिथियां हैं, उनका पता लगाओ, उनके तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। हाँ बिल्कुल, जैसे आपको मैं ये आप जाकर के देख सकते हैं, है ना, कि जो भी चीजें आप कभी कभी देखे होंगे जब पढ़ते हैं, है ना, तो आपको ऐसे बीसी लिखा हुआ दिखता है या फिर एडी दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है ना, ये चीज आपने कभी सोचा होगा? तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। कभी कभी ये दोनों चीजें कभी दिख जाती, बीसी बीसी और बीपी, ये तीनों एक ही होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, मैं पहला चैप्टर यहाँ पे गाइज फिनिश कर दिया, है ना। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। और इसमें से कुछ कीवर्ड दिए दिए हैं जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर दिया हूं। जैसे यात्रा, आप जानते हैं पांडुलिपि क्या होती है, जो पत्रों पर लिखे, अभिलेख जो पत्थरों और धातुओं पर लिखा जाता है। पुरातत्व क्या होता है, पुराने तत्व जैसे है ना, इतिहासकार क्या होते हैं, स्रोत क्या होता है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सारी चीजें में एक कीवर्ड है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो बता पाएंगे। और इसका आप मैच भी कर सकते हैं, नर्मदा, मगध, गारो पहाड़ी, ये सारी चीजें जब मैं मैप के थ्रू बताया हूँ, अगर आप अच्छे से ध्यान से वीडियो सुने होंगे, देखेंगे, तो ये मैचिंग आप कर पाएंगे। अगर ये कर पाते हैं आप, दैट्स मीन आपने इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने एक एक लाइन वाइज, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। तो ये अतीत, हमारा अतीत जो हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर, क्या कब कहाँ और कैसे, ये चीजें हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, फिनिश कर दिए गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज गाइज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बिकॉज इस बार जो है पेपर 2 बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप पेपर 1 के लिए ढूंढेंगे तो बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। पेपर 2 के लिए अभी बहुत करते हैं लोग, तो एक मैराथन ले लेते हैं या 2 मैराथन, यही होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज, है ना, हर एक क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कवर करा दूंगा। पहले मेरा टारगेट है कि 6 to 8 कराऊं, देन उसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो आगे भी बढ़ाया जाएगा, है ना। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग जियोग्राफी पे आएंगे, है ना। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। अगर सच में ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी जैसे मैंने पढ़ाया, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, सो दैट, और कमेंट में जरूर बताएं कि मेरे को नेक्स्ट चैप्टर कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सो दैट मेरे को पता चले कि आप सच में आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। तो सारी चीजें इसमें आप जरूर कवर करिएगा। सॉरी, मैंने कवर कर दिया है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को, है ना। अब क्योंकि जो सीटेट है, DSSB या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन है, चाहे यूपीएससी इवन है ना, ये सबका सोर्स जो होता है क्वेश्चन का ना, वो एनसीईआरटी होता है। तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं मेरे थ्रू। सो प्लीज गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड अपने फ्रेंडों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। ओके गाइज, थैंक यू, कीप वॉचिंग।